All right, good morning everyone. All right. So कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? कुछ इंटरेस्टिंग करा आप लोगों ने? एक मिनट, switch this over. हाँ. All right. So बताओ कुछ नया सा कर रहे हो आप लोग आजकल इस वायरस भरे टाइम में? घर से बाहर निकल रहा है कोई? हाँ, सिद्धांत कुछ बोल रहे थे, आवाज नहीं आ पाई, बताओ. आप लोगों का ऐसा दिन का रूटीन कैसा रहता है? क्या क्या करते हो आप लोग? क्लासेस अटेंड करने के अलावा? अभी आप लोगों के गांव वगैरह में भी काफी केसेस वगैरह हैं क्या, या वहां पर चीजें थोड़ी नॉर्मल है? जैसे मेरे गांव में तो लोग निकलते हैं, अभी घर के बाहर निकलने लग गए हैं, मार्केट भी चले जाते हैं, आसपास लोगों से भी मिलने चले जाते हैं. आप लोगों के यहाँ क्या सीन है? टाइप करके बता दो यार, अगर मतलब मैं देख रहा हूँ माइक म्यूट कर पाते हो लेकिन फिर आवाज नहीं आ पा रही है. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ राइट, अभी आवाज आई. हाँ, राहुल कहाँ पर हो आप अभी? कहाँ पर है आपका गांव? गडचिरोली सर। किसके पास है ये, पुणे के पास है क्या? नागपुर। नागपुर के पास है, अच्छा. बढ़िया बढ़िया. नागपुर के हाँ आसपास एक्चुअली इतने केसेस अभी आ नहीं रहे हैं. अच्छा है, तो आप लोग अभी शाम को ऐसे बाहर निकलते हो कहीं पे एक्सरसाइज करने के लिए या वॉक वगैरह करने के लिए? नहीं। अच्छा, चलो ठीक है. घर वाले तो निकलते ही होंगे, मम्मी पापा ये सब हाँ तो काम से हाँ। जाते ही होंगे. हाँ, वो लोग तो घर पे नहीं बैठे रह सकते. कोई तो एक यहाँ पर भी था ना? नहीं, अच्छा वो इंजीनियरिंग में है, टास्किन. वो तो इधर है, पवई में आईआईटी के अंदर है वो तो. थक्सेन। हाँ. बॉम्बे में अभी कोई है आप लोगों में से? हम्म, अच्छा, थाने में हो गौरव. तो आप लोग बागड़ को मिस करते हो कि नहीं करते हो?
बहुत। बहुत वागड़ वागड़ में रहने में ऐसे कितना अच्छा रहता होगा ना। अच्छा सिद्धांत, तुम पालघर में हो। गुड गुड। चलो इतना दूर नहीं हो, तुम लोग भी बॉम्बे में ही हो एक तरीके से। वैसे इस टाइम पे वागड़ में मतलब ऐसे तो वो अलग ही दुनिया है। वहां पर ना कोई वायरस है ना कुछ है अभी तो वहां एंजॉय कर रहे हो, पूरी फ्रीडम है, लोग खेल रहे कूदते हैं वहां पर, मेस वगैरह रहती है, आराम से खाना वगैरह टाइम से मिल जाता है, और पढ़ाई भी रेगुलर होती रहती है। सबसे ज्यादा मजा तो आई थिंक आसपास रहने में मजा आता होगा। आप लोग सब ऐसे इधर आजू बाजू के रूम्स में रहते होगे ना? हाँ। हाँ। हाँ, तो आप लोग तो पहले ही ऐसे हॉस्टल वाली लाइफ के इंजॉयमेंट करते हो। एक्चुअली मैं जब कॉलेज में आया था फर्स्ट ईयर में, तब मैं पहली बार घर से बाहर निकला था, बट बहुत मजा आता था कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में बहुत मजे करे थे, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद क्या है मतलब इतना पढ़ाई नहीं करते। इंजीनियरिंग में तो ऐसा होता है, मेडिकल में तो, लेकिन हाँ मेडिकल में एक्चुअली कॉलेज जाने के बाद तो बहुत पढ़ाई होती है। तो अभी आप लोगों ने अच्छा हॉस्टल लाइफ एंजॉय कर लिया। हॉस्टल लाइफ में एक्चुअली बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं आसपास के लोगों से, घर से दूर रहने पर। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्त। दोस्त बनते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहते हैं। मतलब मेरे भी अभी हॉस्टल के ऐसे दोस्त हैं, मिलना मिलाना नहीं हो पाता, लेकिन जब भी ऐसे बात होती है तो बहुत अच्छे मेमोरीज याद आते हैं। तो गुड, चलो अच्छा है। होपफुली थोड़े टाइम बाद वापस आप लोगों को मौका मिलेगा वागड़ आने का, इन केस अगर ये पेंडेमिक सुधरती है तो। ऑल राइट, चलो गुड। तो हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक देख लिया था, मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल के ऊपर डिस्कशन शुरू किया था, एंड उसमें प्राइमरीली हम लोगों ने अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस रिलेशनशिप लिखा था डेल्टा जी नॉट और ई नॉट के बीच में, राइट। सो हमारा एक रिलेशनशिप आ गया था दैट डेल्टा जी नॉट, यहाँ पर ऑब्जर्व करना ये ऐसा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, एक मिनट, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो अगर मान लो कोई सेल है जिसका ई नॉट आपको पता है, तो आप उसका सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बता सकते हो, एंड उसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। फिर मैंने आपको बताया था दैट अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का ई नॉट दिया हुआ है, कोई दो इलेक्ट्रोड्स का, और तीसरा इलेक्ट्रोड उनसे रिलेटेड है, तो हम उनके बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं, एंड उसके लिए डेल्टा जी नॉट का यूज करना था, ई नॉट का नहीं। एंड उससे मेरा फॉर्मूला इस तरीके से बन जा रहा था, एंड एन का वैल्यू हमें हाफ सेल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो यूज करने होते थे। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बोले थे। कुछ तो हम लोगों ने यहाँ क्लास में ही कर रखे थे, एंड कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी दिए थे आपको।
सो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे। एंड देन ये KSP निकालने का भी तरीका होता है ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। अगर हमें मेटल मेटल आयन या मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट का E0 मिल जाए और मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का E0 मिल जाए, तो हम उनके बीच में ये रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो इस पर भी बेस्ड हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे या करने को बोले थे, उसमें कोई डाउट है आप लोगों को तो हम बुकलेट में से देख सकते हैं। बताओ, ये तो इंजीनियरिंग वाला है अपना, ये रहा। एनी क्वेश्चन जिसमें कहीं पे आप अटके हो, कोई डाउट हो, डिस्कस कर लें अपन। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर हम लोग आगे का पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग अब डिस्कस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नाउ ये नर्स्ट इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स से ही आती है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये इक्वेशन देखी होगी। इन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आप लोगों ने ये चीज देखा होगा दैट डेल्टा जी was equal to delta G naught plus RT ln Q। राइट, डेल्टा जी क्या होता था? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन अंडर एनी कंडीशन। डेल्टा जी नॉट क्या होता था? स्टैंडर्ड गिब्स। हाँ, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, एंड Q इसको हम लोग बोलते थे रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप रहता था। इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं कराया होगा आपको, इसका डेरिवेशन जो है वो हायर थर्मोडायनेमिक्स में आता है, इसका डेरिवेशन नहीं कराते हैं। इसको हम लोग सीधे यहीं से यूज करते हैं कि डेल्टा जी नॉट और रिएक्शन के कोशेंट के बीच का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अब जब इक्विलिब्रियम पर आते हैं, राइट, इक्विलिब्रियम पर हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी 0 होता है एंड Q K के बराबर होता है ना। डेल्टा जी 0 होता है एंड Q K के बराबर होता है। तो उससे हमें रिलेशनशिप मिल जाता है द डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K, है ना। ये आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी अप्लाई किया था। ठीक है, पर अब यहां पर नोटिस करना कि अगर हम लोग इसी रिलेशनशिप को यहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना, इसको मैं रब कर देता हूं। फॉर एन electrochemical
chemical cell डेल्टा G जो है वो हो जाएगा माइनस NFE एंड डेल्टा G नॉट हो जाएगा माइनस NFE नॉट। ठीक है, E क्या हो जाएगा? सेल पोटेंशियल अंडर एनी कंडीशन एंड E नॉट क्या हो जाएगा? सेल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। सो इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा NFE माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट, राइट, प्लस RT बाय RT लॉन Q। तो इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर देंगे, तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाय NF लॉन Q। तो दिस equation, this is called as Nernst equation। ये इक्वेशन हमें क्या देती है? हमें ई सेल के बारे में बता देती है। ठीक है, हाफ सेल के लिए भी एप्लीकेबल है वैसे ही। तो ये हमें सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर एनी कंडीशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन के बीच का रिलेशनशिप देती है। ठीक है, इसमें ऑब्जर्व करना एट 298 केल्विन, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यूज करते हैं। R का वैल्यू डाल दूंगा मैं, T का वैल्यू डाल दूंगा, F का वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, R का वैल्यू डालने के बाद में, T का और F का वैल्यू डालने के बाद में ये सिंप्लीफाई होके 0.059 अपॉन N log Q आ जाता है। ठीक है, तो ये 298 केल्विन पर सिंप्लीफाइड फॉर्मूला रहता है। तो कई बार क्वेश्चन में हम लोग इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलरली 298 केल्विन पर ही वैलिड है। टेम्परेचर कुछ और होगा तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन E, E नॉट, N एंड Q। ठीक है, इसमें वापस से मुझे एक बार बता दो, E क्या हो जाएगा? E विल बी द सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये हाफ सेल के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर एनी कंडीशन। ठीक है, ई नॉट क्या रहेगा? सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, एन जो होता है इसके लिए आप नोटिस करना, एन की क्या वैल्यू रहती है? फॉर फुल रिएक्शन, अगर पूरा रिएक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स cancelled out while writing or while adding half reactions। ठीक है, जैसे ये मैं प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्शन था, जैसे यहाँ ऊपर देखो अपन ने प्रैक्टिस भी करा था।
नहीं ऊपर नहीं, एक्चुअली लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कराता हूँ, रुको। अपन कोई सा भी रिएक्शन पकड़ते हैं, उसका आप मुझे n बताना। रुको यार, लास्ट क्लास में से उठा लेते हैं। मान लो ये वाला रिएक्शन है। इसके लिए n का वैल्यू क्या था? 6 था, राइट। इसमें कैसा हो रहा था दैट जब ऐड करके रिएक्शन बना रहे थे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो रहे थे, ठीक है। और अगर मैं इंडिविजुअल हाफ रिएक्शंस का n पूछता तो ये यहाँ पर देखो, ये पहली वाली हाफ रिएक्शन का n 2 आता और दूसरी वाली हाफ रिएक्शन का n 3 आता, ठीक है। जो कि उसमें हमें दिख रहे हैं, जितने हाफ रिएक्शन में तो जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो उसका n हो जाता है, ठीक है। बट फुल रिएक्शन का n क्या होता है? जो ऐड करने पर कैंसिल आउट होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग n में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं एक एग्जांपल तो आपको कराना चाहूंगा, रुको। थोड़ा सा ट्रिकी सा एग्जांपल ही कराना चाहूंगा। जैसे ये वाला हो गया, मेरे को लेट मी स्निप दिस। इस वाली इक्वेशन का n कितना होगा? ठीक है, भले ही मैंने हाफ रिएक्शन नहीं लिखे आपके सामने, पर क्या आप n बता सकते हो मुझे इसका? 2 सर। 2 एकदम सही। इसमें कैसा हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन 0 से +1 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। या फिर आप सिल्वर को देखकर बोल सकते हो कि सिल्वर +1 से 0 जा रहा है, और सिल्वर के कितने एटम्स जा रहे हैं? 2 एटम्स जा रहे हैं। तो इसके लिए भी आप बोल सकते हो, अच्छा ये वाला गेन्स नहीं है, ये वाला लूजेस है, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें मेरा n का वैल्यू 2 रहेगा, ठीक है, फॉर दिस फुल रिएक्शन। ये समझ में आया? एंड कोई हाफ रिएक्शन अगर होगा, ठीक है, हाफ रिएक्शन पर भी नर्स इक्वेशन एप्लीकेबल है। तो उसमें n जो होगा, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न फॉर द और रिटर्न इन द रिएक्शन। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहां पे दिख रहे होंगे आपको, वो हम लोग यूज कर लेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपके सामने इस तरीके से इक्वेशन लिखा हुआ है, H2 गैस is giving 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसमें n क्या लूंगा? 2 लूंगा। बट अगर यही इक्वेशन मान लो इस तरीके से लिखी हुई है आपके सामने, हाफ H2 गैस इज गिविंग H plus aqueous plus इलेक्ट्रॉन, तो आप n का वैल्यू क्या लोगे? 1, 1 ठीक है।
तो जैसा आपके सामने इक्वेशन लिखा हुआ है हाफ रिएक्शन का, उस तरीके से आप n का वैल्यू ले लेना, ठीक है। एंड Q तो अपने को लिखना आता ही है, राइट। Q मतलब रिएक्शन कोशेंट होता है। ये मैं आपको अभी क्या ही लिख के बताऊंगा, ये तो अपन ने बहुत प्रैक्टिस करा हुआ है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस हो जाएगा, मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये नर्स इक्वेशन आपको अब अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चंस में कैसा रहेगा, यहाँ पर आप नोटिस करना, इसमें जो ये चार चीजें हैं E, E नॉट, N और Q, ठीक है, इन चार में से कोई तीन आपको मिलेंगी और चौथा आपको निकालना होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन रहेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको E नॉट और N तो मिल ही जाता है, और आपको फिर E या Q में से कोई एक चीज दी जाती है, कोई एक चीज पूछ ली जाती है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस में। बट पॉइंट ऐसा है कि चारों में से कोई भी तीन चीज मिल जाएगी और एक चीज आपको लिखनी होगी। अब जब हम सवाल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, तो उसको करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक दो सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप ऑब्जर्व करना। हाँ, ये वाला या फिर चलो इसको थोड़ा सा देर बाद करते हैं। ये वाला कर लेते हैं, फोर्थ वाला, ठीक है। या फिर फोर्थ वाला भी चलो, मेक H2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रुक जाओ, चलो फोर्थ वाला भी रुक जाओ। लेट मी टेक इजियर वन, थोड़ा सा एकदम ही बेसिक वाला पहले लेता हूँ। हाँ, ये वाला देख लो, ये काफी आसान लग रहा है, 48th वाला। तो इसमें क्या करा है आप नोटिस करोगे, E is equal to E naught minus 0.059 by N into log Q, ठीक है। इसमें E नॉट दे दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है, N का वैल्यू भी आप देख सकते हो रिएक्शन से, ठीक है, एंड Q भी आपको मिल जाएगा जो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है उससे, ठीक है। जो चीज मिसिंग है वो E है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग कैसे अब वर्क करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। सबसे पहले जो आपके सामने रहेगा स्टेप 1, राइट रिएक्शन, ठीक है। अगर आपका हाफ सेल है तो भी आप लिख सकते हो, फुल सेल है तो भी आप हाफ सेल के रिएक्शन लिखो और उनको ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा क्या बोला जा रहा है, Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu इलेक्ट्रोड है, तो उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन रहेगा। देन स्टेप 2 में मैं आपको बोलूंगा राइट N
एंड क्यू। तो यहाँ पर अब आप देखोगे n का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और q क्या हो जाएगा, जो कॉपर सॉलिड होता है उसका एक्टिविटी तो अपन 1 मानते हैं, और जो एक्वस आयन होता है उसका एक्टिविटी क्या लिखते हैं, उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्यू लिखना आया, इस क्यू में किसी को डाउट तो नहीं है, क्यू कैसे लिखा ये? नो डाउट। ठीक है, तो बस अब इसके बाद में आप अब नर्स इक्वेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि ई नॉट को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, समटाइम्स ई नॉट को भी कैलकुलेट करना पड़ता है, कई बार डायरेक्टली मिल जाता है, कई बार इनडायरेक्टली मिलता है। ठीक है, मान लो ऐसा होता कि ये पूरा सेल होता तो उसमें आपको एसआरपी कैथोड एसआरपी एनोड मिल जाएगा, तो फिर आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड में। अब यहाँ पर तो डायरेक्टली दिया हुआ है आपको 0.34। ठीक है, तो अपने पास ऑलरेडी है, तो बस अब इसके बाद में स्टेप 4 अप्लाई करना है, अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय n इंटू लॉग क्यू। तो यहाँ पर ये प्लस 0.34 है, माइनस 0.06 कर दो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है ना, मतलब इनफ दूर दूर है ऑप्शंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम ही पास पास है, तो मैं यहाँ पे 0.06 अपॉन 2 इंटू लॉग 1 अपॉन 0.1 है ना, क्योंकि 0.1 दिया हुआ ना कॉन्सेंट्रेशन, नहीं 0.01 दे रखा है, माय बैड, 0.01। तो इसको अगर मैं अब करूँगा तो कैसा रहेगा, 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 2, और ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10 की पावर, ये ऊपर 100 चला जाएगा है ना, और ये 2 हो जाएगा। तो ये लगभग कितना आंसर आ गया आपका, 0.28। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से आपका आंसर मैच कर रहा है, सबसे क्लोज बी ऑप्शन से। समझ में आया? ठीक है, अंजलि क्या केयरलेस मिस्टेक करी आपने? सर मेरा तो 0.22 आ रहा है। 0.22 कैसे? पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। अरे कैलकुलेशन तो एकदम स्ट्रेट है ना यहाँ पर, मतलब मैं अंजलि का फिर भी समझ सकता हूँ, 0.399 उसने क्या कर दिया होगा यहाँ पर, प्लस कर दिया होगा माइनस की जगह, तो शायद फिर भी वो एक गड़बड़ हुई होगी। पर 0.22 कैसे आएगा, 0.22 तो नहीं आना चाहिए। समझ में आया अंजलि, आपको समझ में आया कहाँ गड़बड़ हुई? अच्छा, तो ये क्या करा मैंने, एक सिंपल से हाफ सेल के ऊपर नर्स इक्वेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये जो मेरा इक्वेशन है इसको अप्लाई कर दिया। अब यही चीज एक पूरे सेल के रिएक्शन के ऊपर भी हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ढूंढते हैं चलो, जहां पर ये चीज पूरे सेल के रिएक्शन के ऊपर लग रही होगी। राइट, ये वाला देखो, चलो 26 वाला, ये एक अच्छा दिख रहा है।
अब इसमें क्या हो गया, ये पूरे के पूरे सेल के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो मेरा नर्स इक्वेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059, क्योंकि वापस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है 298 केल्विन पर, 0.059 अपॉन n इंटू लॉग क्यू, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें तो आपको ई नॉट का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, आपको रिएक्शन पता पड़ जाएगा, तो उससे n और Q का भी डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, सारा 0.1 ATM सब कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आपको निकालना है वो E का वैल्यू है, ठीक है। ये पहले पहले मुझे ऊपर ऊपर देखने पे समझ में आ गया। तो अब मैं वही करूँगा, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राइट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना एनोड पर क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, बताओ मुझे। एनोड पर H2 gives 2H plus 2 ठीक है, इलेक्ट्रॉन। हाँ। अब लेकिन मेरे को फिजिकल स्टेट भी बताना, क्योंकि अब फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो H2 गैस गिव्स 2H plus aqueous 2H plus aqueous plus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, electron. ठीक है। और कैथोड पर Cu2 plus aqueous हाँ plus 2 electron gives Cu solid. Cu सॉलिड, ठीक है, क्योंकि इसका फिर एक्टिविटी 1 लिखना होगा, राइट। तो इसलिए फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो मैं इनको सिंपली ऐड कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा H2 गैस प्लस Cu2 plus aqueous is giving 2H plus aqueous plus Cu solid, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन लिखने के बाद में मैं N एंड Q दोनों लिख सकता हूँ। यहाँ पर N का वैल्यू 2 रहेगा, दिख रहा है आपको सीधे सीधे, 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि कैंसिल आउट हुए हैं जब हम इन रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं। और Q का वैल्यू देखना, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू सॉलिड का एक्टिविटी 1 होगा, अपॉन जो गैस होता है उसका एक्टिविटी कैसे लिखते हैं, उसके पार्शियल प्रेशर Partial से, pressure. पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड Cu2 प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसका डेटा आपको दिया हुआ है यहाँ ऊपर, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है आपको 0.01, ठीक है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आपको दिया हुआ है 1 ATM, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, ऊपर मैंने यहाँ पर एक्चुअली बताया नहीं था, बट यहाँ पर एक्चुअली इम्पोर्टेंट रहेगा, मैं ऐड कर देता हूँ रिएक्शन कोशेंट में, ठीक है। क्या करना, सॉलिड या लिक्विड का एक्टिविटी 1 लेना, ठीक है। और अगर कोई डिसॉल्व्ड स्पीशीज है तो उसका एक्टिविटी क्या होगा, उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो वो मोल पर लीटर में ही लेना, ठीक है, और कोई यूनिट में मत लेना, कोई भी डिसॉल्व्ड स्पीशीज होगी। और कोई भी गैशियस स्पीशीज है तो उसके लिए बार में, ठीक है, ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, बार में लेना, ठीक है। तो मान लो अगर कल को यहाँ पर नीचे ऐसे 760 mm लिखा आ जाए, ठीक है, तो अब 760 mm मत यूज कर लेना वहां पे जाके, ठीक है, यहाँ पर बार ही यूज करना, ठीक है। तो अब क्योंकि 1 ATM और 1 बार बहुत पास पास होते हैं, तो इसके लिए 1 ATM और 1 बार में इतना अंतर नहीं आएगा, चलेगा मुझे।
और कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है 0.1, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻3। ये मेरा क्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा देन ई नॉट लिख लेते हैं। अब ई नॉट यहाँ पर कैसा होगा, ई नॉट सेल विल बी SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। अब कैथोड का SRP आपको दिया हुआ है 0.337 और एनोड का क्या होगा, क्योंकि एनोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसका ई नॉट 0 रहता है, तो आपका ई नॉट सेल आ गया 0.337 वोल्ट। नाउ अब कहानी आसान है, मतलब कैलकुलेशन बची हुई है अब, तो यहाँ पर अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। सो E is equal to E naught minus 0.059 by N into log Q। सो मेरे लिए हो जाएगा 0.337 minus 0.059 by 2 into log 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा 0.337 प्लस, ठीक है वो माइनस लॉग में से बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3 इंटू 0.059 बाय 2। तो ये वैल्यू कितना होगा, अब आप यहाँ पे ऑप्शन से देखो कौन सा पास में लग रहा है, बी ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, 0.337 प्लस समथिंग है ना, तो वो मुझे सिर्फ बी ऑप्शन ही दिख रहा है। वैसे तो कैलकुलेट कर लेना चाहिए, पर हाँ मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, देख के बताओ इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, अब इसी चीज को कई बार क्वेश्चंस में पूछते हैं जब, तो थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा लैंग्वेज क्योंकि चेंज कर देते हैं तो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे आप देखो, अभी मैं आता हूँ जो रिसेंट वाले क्वेश्चंस है उनके ऊपर आते हैं। ठीक है, देखना आप रीड कर पाते हो क्या? जैसे ये वाला है 4th वाला क्वेश्चन, देखें जरा अगर आप बता पाते हो क्या। ट्राई करो।
समझ में आ पाया क्वेश्चन? हाँ सर। ऑलराइट, कैसे करेंगे चलो बताओ। रिएक्शन लिखेंगे फिर। हाँ, सो अब यहाँ पर रिएक्शन होगा H2 गैस इज गिविंग 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उल्टा भी लिख सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बस ऐसा बोला है कि पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड। अब पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड कौन सा हो सकता है, SRP या SOP? ठीक है, मान लो हम लोग ज्यादातर SRP में डील करते हैं तो भी चलेगा मुझे, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग H2 गैस, ये भी चलेगा। आप बोलोगे नहीं मुझे ऐसे नहीं लिखना, मुझे ऐसे लिखना है, तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आंसर सेम ही आने वाला है, किससे भी आंसर अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई सा भी एक उठा लेते हैं, मान लो ये हमने उठा लिया, ठीक है, ये रिएक्शन उठा लिया, ठीक है। अब ये रिएक्शन से पता पड़ रहा है N का वैल्यू 2 है और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्योर वाटर में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहती है, 10 की पावर -7 मोलर, है ना। ये प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन रहती है, तो मेरा Q ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इसमें E is equal to E naught minus 0.059 by 2 into log partial pressure of H2 अपॉन 10 की पावर -7 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो जीरो होता ही है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, -0.059 by 2 इंटू लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन 10 की पावर -14। अब बोला जा रहा है कि ये भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, हमें जीरो बनाना ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जीरो बनाना है, तो ये कब हो जाएगा, व्हेन Q is 1, ठीक है, Q 1 हो जाए, log 1 जीरो होता है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू 10 की पावर -14 बार और वेरी क्लोज टू 10 की पावर -14 ATM, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस। ठीक है, तो था वही
बट इसमें हम लोगों ने लैंग्वेज थोड़ा सा अलग सा देखा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। ये 9th वाला ट्राई कर लो। ठीक है, अब आई थिंक ये 9th वाला भी आप लोग मैनेज कर सकते हो। ट्राई करो।
ऑलराइट, कुछ आंसर आया? ये ऑप्शन Yes, बोल रहे हो? देखो, इसमें पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, एनोड पर एंड कैथोड पर। एनोड पर होगा जिंक is giving zinc solid is giving zinc 2 plus aqueous plus 2 electron, and cathode पर Cu2 plus aqueous plus 2 electron is giving Cu solid, है ना? इस तरीके से रहेगा। सो मेरा ओवरऑल रिएक्शन रहेगा Cu2 plus aqueous plus Zn solid is giving Zn2 plus aqueous plus Cu solid। सो इससे मेरा n का वैल्यू 2 आ जाएगा एंड q का वैल्यू Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो E1 कब बोला जा रहा है? E1 इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059/2 इंटू लॉग, जब जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन, जिंक का 0.01 कॉन्सेंट्रेशन है एंड कॉपर का 1 है। ठीक है, 1 मोलर है। और E2 कब बोला जा रहा है? E2 बोला जा रहा है जब जिंक का कॉन्सेंट्रेशन 1 है और कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 हो गया है। ठीक है, ये समझ में आया? अब अगर सर मैं E1 माइनस E2 कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इनको, तो ये E नॉट तो कटेगा और ये 0.059/2 भी कॉमन रहेगा लॉग। ठीक है, इसको यहाँ पर देखो अंदर ले लेते हैं। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बाय बी, तो 0.01/1। ठीक है, नेगेटिव साइन बाहर ले लो, चलो, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 0.01, है ना? ये बेसिकली यहाँ पर इसको, चलो मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये 10 की पावर -2 था और ये 10 की पावर 2 था, है ना? तो 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 0.059/2 इंटू, ये नेगेटिव साइन देता, 10 की पावर -4, है ना? तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0.059/2 इंटू 4। सो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि E1 माइनस E2 इज ग्रेटर देन 0, तो E1 E2 से बड़ा होगा ना? अच्छा, इसमें डिवाइड कर दोगे आप विशाल, तो कहाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा ना? मतलब ये देखो यहाँ पर E इज इक्वल टू A माइनस बी एंड ये है A माइनस सी, तो इनको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे कैसे कहाँ कुछ पता पड़ेगा? मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे कर पाऊंगा? समझ में आया? Yes. तो था यही नर्स इक्वेशन के ऊपर ही, पर आप देख रहे हो कि उसको थोड़ा सा और एक चेंज देकर डिफिकल्ट कैसे बनाया जा रहा है। है ना? राइट, तो ये नर्स इक्वेशन रहता है इसी तरीके से, आप लोगों के सामने आपको प्रैक्टिस करना होता है
क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके। ठीक है, मैं एक दो और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये चलो 45 वाला ट्राई करो, ये भी अच्छा है। अरे ट्राई करो। ऑलराइट, क्या आंसर दिया आपने? इसमें नोटिस करना, रिएक्शन क्या होगा? एनोड पर Al will go to Tl plus electron, and cathode पर Cu2 plus aqueous plus 2 electron is going to give me Cu solid। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बात करूंगा, ठीक है, तो ये मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर ऐड करना पड़ेगा। सो 2Tl सॉलिड, ठीक है, 2Tl सॉलिड प्लस Cu2 प्लस aqueous
is giving 2Tl plus aqueous plus Cu solid. तो इसमें मेरा Q का वैल्यू क्या रहेगा? Tl प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, है ना? ये मेरा Q का वैल्यू रहेगा। अब आप यहाँ पर देखो कि ई सेल कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? यहाँ पर E is equal to E naught minus 0.059 by 2 into log TL प्लस का स्क्वायर अपॉन Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, है ना? तो अगर चाहिए तो ये नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ ताकि सोचने में देखने में आसानी होगी। इसको 0.059 अपॉन 2, ये इसको प्लस बना दो और यहाँ पर ये माइनस साइन को अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, यहाँ पर इसकी पावर में चला जाता है बेसिकली ये। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो कैसा दिखेगा? Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से E बढ़ जाएगा, ठीक है? या Tl प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घटाने से E बढ़ जाएगा, है कि नहीं? अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? हमें क्या करना है? ई सेल को बढ़ाना है, तो वो डी ऑप्शन से मेरा आंसर मैच खा रहा है। समझ में आया? Yes. ठीक है। तो लिख लिख के करोगे तो केयरलेस मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा। जल्दबाजी में करोगे तो थोड़ा सा मतलब ऐसा गड़बड़ होने का चांस रहता है। ठीक है। ऑल राइट, सो नर्स इक्वेशन को लेकर इस तरीके से क्वेश्चंस करे जाते हैं। ठीक है। अब आई थिंक अपन ने इनफ वैरायटी सॉल्व कर ली है कि आप लोग खुद से भी अब इसमें से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कर सकोगे। ठीक है। तो अब मैं आपको नर्स इक्वेशन को ही यूज करते हुए एक और टॉपिक नेक्स्ट समझा देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, मैं एक बार इसमें से एक बार दिखा रहा हूँ आपको कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे। गैल्वेनिक सेल में कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये हमें समझ में आ गया था। फिर उसका ई कैसे लिखते हैं वो भी हमने सीख लिया था। ठीक है। अभी इसमें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है। पर अपने को अभी केमिस्ट्री में इसके ऊपर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हम लोगों के लिए कैलकुलेशन में इट इज़ ओके। ठीक है। देन ये हमने डेफिनेटली स्पॉन्टेनिटी के बारे में समझा था। अगर ई पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और ई नेगेटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इक्विलिब्रियम पर ई जीरो रहता है। ठीक है। आज हम लोगों ने फिर ये नर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है। नर्स इक्वेशन ऐसे हाफ सेल पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। एंड फुल सेल पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये सब तो हम लोगों ने ये फुल सेल पे भी लगा के दिखा रहे हैं लोग। तो ये हम लोगों ने आज देख लिया है, सीख लिया है। अच्छा, अब ये रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल, ई नॉट सेल डेल्टा जी नॉट एंड के, ये भी हम लोगों ने पहले देख ही लिया था, सीख लिया था। ठीक है। हम लोग अब कॉन्सेंट्रेशन सेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऑल राइट।
तो अब मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बारे में पढ़ाता हूँ। सो कॉन्सेंट्रेशन सेल कैसा है एंड कैसे वर्क करता है वो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना। ये एक बार के लिए शायद आपको ऐसा लगे कि कुछ तीसरा टाइप का सेल तो नहीं है। हम लोगों ने तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़े हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में याद हो तो आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था दैट हमारे सामने दो टाइप के सेल रहेंगे, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में कैसा होता है, ठीक है, एक बार मैं दोबारा क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल्स डिस्कस किए थे एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था, एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करवा रहे थे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क से एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है वो गैल्वेनिक सेल वाली कैटेगरी में ही आता है। यहां पर नोटिस करना, इन कॉन्सेंट्रेशन सेल यहां पर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहां पर स्पॉन्टेनियस कॉन्सेंट्रेशन चेंज से इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा, ठीक है। यहां पर देयर विल बी नो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बस क्या होगा, एक कॉन्सेंट्रेशन चेंज की वजह से इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, मतलब इसमें केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। देयर इज नो ओवरऑल केमिकल चेंज। इसमें जो चेंज हो रहा है वो एक्चुअली फिजिकल चेंज होगा। तो आप इसको मान सकते हो कि मान लो ऊंची हाइट से कम हाइट पर जब पानी गिर रहा है तो उस पानी से मैं टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकता हूं। जैसे डैम वगैरह में कैसा होता है, डैम वगैरह में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, करंट प्रोड्यूस होता है। तो डैम के अंदर थोड़ी ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिकल वर्क करा जा रहा है, ठीक है। जैसे एक बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं,
वैसे ही डैम में, कोई वाटर का डैम होगा, वहां पर वाटर का पोटेंशियल एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे होंगे। तो वैसे यहां पर आप नोटिस करना कि जो कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में मैं बात करूंगा, यहां पर भी कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है, देयर विल बी नो केमिकल चेंज। हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज से इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। कैसे, वो अब मैं आपको यहाँ पर ऑब्जर्व कराता हूँ। सो यहाँ पर स्टेटमेंट नोटिस करना, किस तरीके से मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अ नॉर्मल galvanic cell uses a chemical reaction to generate potential difference across which current can flow, ठीक है। अब यहां पर ऑब्जर्व करना, अगर हम लोग अब कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए क्या रहेगा, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू create a potential difference. It is also possible to create a potential difference without an overall chemical change. Without an overall chemical change. And entirely based upon concentration gradient. Gradient वर्ड यूज करेंगे, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, थोड़ा सा फैंसी वर्ड है बस। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको आई थिंक अभी समझ में आएगा। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक जिंक का इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर जिंक 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है और ये C1 मोलर है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका E क्या होगा, तो आप बोलोगे E1, ठीक है, एज पर नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसका E1 क्या होगा, इट विल बी E0 माइनस RT बाय 2F इंटू लॉन 1/C1, है ना, ये रिएक्शन रहेगा ना यहाँ पर, जिंक 2+ aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग जिंक सॉलिड। तो यहाँ पर N का वैल्यू 2 है और Q का वैल्यू 1/जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो ये इसका हाफ सेल पोटेंशियल होगा, ठीक है।
मान लो एक और ऐसा ही हाफ सेल सेटअप करा, बट उसमें जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर है, ठीक है। सो वापस से यहां पर आप नोटिस करना N रहेगा 2, Q रहेगा सेम 1/Zn 2+ का कॉन्सेंट्रेशन, एंड एज पर नर्स्ट इक्वेशन मैं लिखूंगा E2, ठीक है, विल बी E0 Zn 2+ Zn माइनस RT/2F ln 1/C2, है ना। तो अब अगर इन दोनों हाफ सेल को मैं कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इन दोनों हाफ सेल को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, ठीक है, एक तरफ जिंक का कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर है और एक तरफ जिंक का कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर है, इनको ऐसे वायर से कनेक्ट कर दूं एंड सॉल्ट ब्रिज लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, दिस शुड वर्क, ठीक है, दिस शुड वर्क एज a galvanic cell. Why? Because E1 is not equal to E2, ठीक है, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर नहीं है ना, वन ऑफ देम, ठीक है, वन ऑफ देम कैन एक्ट एज एनोड। कौन एनोड की तरह एक्ट करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा, ठीक है, एंड अदर वन कैन एक्ट एज कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा। हमने पढ़ा है ना ये। यहां पर मैं एस वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, बिकॉज स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है ना, स्टैंडर्ड स्टेट में रहता है तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड अपन बोलते हैं, बट यहां पर कैसा है, अभी हम बात कर रहे हैं जो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में ही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया कि ये वर्क कैसे करेगा या वर्क क्यों करेगा, क्योंकि E1 E2 बराबर नहीं है, तो इनमें से कोई भी एक एनोड की तरह, कोई भी एक कैथोड की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखना ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। मान लो, अच्छा, अगर C1 C2 में आप यहां पे नोटिस करोगे किसका वैल्यू यहां पर ज्यादा रहेगा, ये हम मतलब अज्यूम करके चल सकते हैं। तो यहां पर मान लो से C1 इज लेस देन C2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E1
will be more than E2, है कि नहीं? यहाँ पर इस रिलेशनशिप की है ना, अगर C1 कम होगा ये नेगेटिव साइन को जा रहा है तो E1 नहीं, एक मिनट, हाँ मेरा माय बैड, C1 अगर कम होगा तो E1 भी कम होगा ना। यहाँ पर देखो ना, ये इसको आप नेगेटिव साइन को अंदर ले सकते हो ना, तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में C1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर C1 की वैल्यू कम होगी तो E1 की वैल्यू कम होगी, राइट? क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा ना, दैट E1 is E0 plus RT by NF ln C1 and E2 was E0 plus RT by NF ln C2, ठीक है। वो प्लस साइन कर दिया मैंने, माइनस साइन को अंदर लेके चला गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसका हायर पोटेंशियल रहेगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, एंड ये एनोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनोड पर रिएक्शन होगा, देखना, जिंक will undergo oxidation, will form zinc 2 plus aqueous plus 2 electron, ठीक है, एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर रहेगा, एंड कैथोड पर zinc 2 plus aqueous plus 2 electron is going to give you zinc solid, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर रहेगा। तो अब अगर मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड तो कट जाएगा क्योंकि ये तो दोनों तरफ सेम ही है, बट जिंक 2 प्लस नहीं कटेगा, जिंक 2 प्लस इस तरीके से हो जाएगा, जिंक 2 प्लस एक्वस C2 मोलर इज गिविंग जिंक 2 प्लस एक्वस C1 मोलर। ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन रहेगा, विच इज नॉट रियली अ रिएक्शन, ठीक है, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज बट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कैसा हो जाएगा, एज द सेल रन्स क्या हो जाएगा, C2 कम हो जाएगा एंड C1 बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएगा ना रिएक्शन। कब तक चलेगा ये, टिल बोथ कॉन्सेंट्रेशन बिकम इक्वल, तब तक ये सेल चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया आपके सामने ऑफ व्हाट वी कॉल एज कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। इस सेल का, ठीक है, इस सेल के बारे में, E0 सेल तो जीरो होगा, E0 सेल जीरो क्यों होगा, क्योंकि अगर दोनों तरफ 1 मोलर है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा, ठीक है, सेल वर्क नहीं करेगा। बट बिकॉज यहाँ पर E1 E2 बराबर नहीं है तो मेरा सेल रन करेगा with an overall reaction which is a concentration gradient or a concentration change, chemical change नहीं होगा, concentration change होगा। ये समझ में आया आपको? इसमें मेरा ई सेल
का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहां पर ऑब्जर्व करना, ई सेल वुड बी ई नॉट सेल, ई नॉट सेल तो यहाँ पे 0 है, माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन क्यू, राइट। सो यहां पर क्यू मेरा क्या रहेगा, आप ऑब्जर्व करना, C1 अपॉन C2, या फिर आप इसको आर टी बाई एन एफ लॉन C2 बाई C1 कर दो, ठीक है, माइनस साइन को अंदर ले लो, ठीक है। तो ये C2 कहाँ का कॉन्सेंट्रेशन था, एनोड का कि कैथोड का, तो ये आ जाएगा जिंक 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैथोड अपॉन जिंक 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन एनोड, ठीक है। ये आपका इसका ईएमएफ रहेगा। ये समझ में आया। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या एक नई चीज हमने देखी है, नर्स इक्वेशन के बाद में हमें समझ में आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन सेल होता क्या है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूं इसका। concentration cell is something which is based on the same principle as galvanic cell, कि कुछ spontaneous चीज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे, पर दोनों में अंतर ये है कि गैल्वेनिक सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, केमिकल चेंज होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। पर कॉन्सेंट्रेशन सेल में, यहाँ पे आप नोटिस करना, कॉन्सेंट्रेशन सेल में ओवरऑल कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है, देयर इज नो केमिकल चेंज ओवरऑल, इट इज जस्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा, ठीक है। तो जब मैंने पहली बार आपको ये बताया था तो डेफिनेटली आपके दिमाग में थॉट आया होगा कि ये कैसे हो सकता है, फिर मैंने आपको समझाया कि देखो कैसे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर अब हाउ वाला पार्ट आंसर कर रहे हैं, हाउ, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो यहाँ पर मैंने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करो, एक हाफ सेल लो जिसमें, सिंपल हाफ सेल लो, जिंक जिंक आयन वाला, और उसमें कॉन्सेंट्रेशन C1 होगी, ठीक है, एंड उसकी वजह से उसका जो ई सेल होगा वो E1 होगा, एंड यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन मान लो चेंज कर देते हैं तो उसकी वजह से जो ई सेल है वो भी, या ई सेल नहीं बोलना चाहिए, ई हाफ सेल बोलना चाहिए, या ई इलेक्ट्रोड बोलना चाहिए, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो अगर इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं, ठीक है, दो हाफ सेल जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग है उनको मैं कंबाइन कर दूं तो वो क्या कर जाएंगे, वो एक गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क कैसे कर सकते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा तो E1 E2 सेम नहीं होंगे, तो इनमें से एक कैथोड की तरह और एक एनोड की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब कौन सा कैथोड की तरह एक्ट करेगा, कौन सा एनोड की तरह एक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है। ये होता है डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, इसलिए इसको कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, कोई एक एनोड की तरह एक्ट कर सकता है, कोई एक कैथोड की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने लिया एग्जांपल से C1 और C2 में C2 ज्यादा है, तो क्या समझ में आया, C2 ज्यादा होने की वजह से E2 ज्यादा होगा तो वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और कम कॉन्सेंट्रेशन वाला एनोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर
फिर मैंने डिटेल में समझा कि अच्छा जो एनोड हो रहा होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा और जो कैथोड है वहां पर रिडक्शन हो रहा होगा, तो मैंने उनके रिएक्शन लिख दिए। ठीक है, एनोड का जो रिएक्शन लिखा और कैथोड का जो रिएक्शन लिखा, उससे मुझे समझ में आया कि ओवरऑल देयर इज नो केमिकल चेंज, देयर इज जस्ट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या होगा, जैसे जैसे सेल बढ़ेगा, जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला था, C2 ज्यादा था ना, अपन ने यहाँ ऊपर लिया था C2 ज्यादा है, तो ज्यादा वाला जो है वो कम होगा और जो कम वाला है वो ज्यादा होगा। कब तक? जब तक दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, अब जब ये चल रहा है, ठीक है, तो आपको ये हाउ वाला पार्ट समझ में आ गया कि अच्छा ये सेल चल रहा है। तो अब मैंने उसके बारे में बताया कि व्हाट विल बी द ई सेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा, वो मैंने बोला कि उसके ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, इसका ई नॉट सेल 0 क्यों होगा? क्योंकि ई नॉट सेल मतलब होता है ना स्टैंडर्ड स्टेट में, तो स्टैंडर्ड स्टेट में तो ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम ही होंगी ना, 1 मोलर होगा दोनों में, तो उस केस में तो ई नॉट सेल 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ये समझ में आया है कि नहीं आया है? ई नॉट सेल क्यों 0 होगा? Yes, sir. है ना, बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रोड्स वुड बी सेम अंडर स्टैंडर्ड स्टेट। नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में वो अलग अलग है, इसके लिए ई नॉट सेल इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज बोथ electrodes would be same under standard condition। ठीक है, ई सेल क्यों नहीं है 0? Why? Because both electrodes have different concentration under non-standard condition। ठीक है, तो वो ई सेल कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि जस्ट आप सेम नर्स इक्वेशन लगा दो तो ये क्यू निकल जाएगा। क्यू क्या होगा? क्यू विल बी C1/C2। ठीक है, ये जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन एनोड की साइड पर अपॉन जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन कैथोड की साइड पर, है ना। ये एक्चुअली आपका यहाँ पर देखो, ये कैथोड वाला था और ये एनोड वाला था। ठीक है, ये ऊपर से मैंने मैप करा C1 C2, तो इसी चीज को मैंने बस यहाँ पे लिख दिया कि जिंक 2+ कैथोड अपॉन जिंक 2+ एनोड। तो इसमें जो मैंने येलो में मार्क करे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, बाकी जो है वो सब बीच का डेरिवेशन है, बट जो येलो में मैंने मार्क करा है वो सब आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिक करेंगे, इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहीं से पिक करके आज के लिए इतना काफी है। कुछ डाउट वगैरह है आपको? डाउट पूछना है कुछ? नहीं? ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइस।